अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मेरा नाम है मौज़म फ़ारूकी और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं देसी बैंकर्स। मैंने एक अपनी वीडियो अपलोड की थी लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के हवाले से, मेरा घर मेरा पाकिस्तान। और उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को कुछ क्वेश्चंस मुझे लोगों ने पूछे हैं, काफ़ी सारे मेरे भाइयों ने, फ्रेंड फैमिलीज़ ने। और इसमें काफ़ी थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स भी थी उनके लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्योंकि ये एक नई प्रोडक्ट है कि और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी इनोवेशनरी स्टेज के ऊपर हैं, तो अभी भी इनोवेट हो रहे हैं काफ़ी सारे इसके अंदर प्रोसेस और पॉलिसीज़ जो हैं। बट ये कि मैंने सोचा कि मैं अपनी एक वीडियो अपलोड करूं जिसमें जो आप लोग की क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछे हैं, कॉमन क्वेश्चंस आएंगे। तो आज उन क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा, कोशिश करूंगा काफ़ी हद तक समझाऊँ आपको कि ये जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है किन लोगों के लिए है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के अंदर एलिजिबल हैं। एजेस के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी एज के जो एप्लीकेंट्स हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम टेन्योर आपकी एज से ही ड्राइव होता है कि फाइनेंसिंग आप कितने साल तक की ले सकते हैं। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए मैं आपको अपने एक लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। उसमें छोटी सी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपके तकरीबन सवालात के जो हैं जवाबात उसमें आपके हल हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। बाकी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो मज़ीद, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप जो है, मैं अपना नंबर भी इसमें ड्रॉप करूँगा इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, वही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी है। और कोई भी प्रॉब्लम हो दैन प्लीज़ डू लेट मी नो। और आप कमेंट्स करें मुझे। और बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कि मैं वीडियोस और बनाऊँ आप लोगों के लिए। और जो भी कोई प्रॉब्लम हो दैन प्लीज़ गेट बैक टू मी ऑन दिस। थैंक यू सो मच। अच्छा नए पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो मैंने पहली अपनी वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि जी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम एक्चुअली है क्या, इसके फ़ीचर्स क्या हैं, इसके सब्सिडाइज मार्कअप रेट्स क्या होंगे, इसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या होंगी, उसके लिस्ट ऑफ कमर्शियल बैंकिंग जितने भी हैं पाकिस्तान में वो कौन कौन से होंगे या कौन कौन से हैं, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने आपसे बात की थी। अब पार्ट 2 में जो मेरी अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, वो है आपका, उसके अंदर टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, एजेस ऑफ को एप्लीकेंट्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टी की क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे मेरे भाइयों ने पूछे थे कंस्ट्रक्शन के बारे में कि जी कितने गज पे हम कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, और वो इंडिविजुअल्स मेरे भाई जिनका अकाउंट नहीं है किसी बैंक के अंदर, वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके में कोई नेगेटिव प्रोफेशंस हैं या नहीं है, एनआरपीज़ कस्टमर्स अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, मतलब नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीस अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी प्राइसिंग क्या होगी डिफरेंट ईयर्स के अंदर। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स। सबसे पहले जी टोटल वर्किंग एक्सपीरियंस। देखें, अगर सैलरीड है तो 5 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हमें चाहिए होंगे, मतलब बैंक को चाहिए होंगे वेरिफिकेशन के लिए जी आपकी लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो चेक करेंगे, देखेंगे, वेरीफाई करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं किसी एक कंपनी के अंदर ही आपको 5 साल हो, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर्स होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ओवरऑल 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका जो है वो गेज किया जा सकता है आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स के साथ जो आप को दिए जाते हैं आपके एम्प्लॉयर की एंड से। और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो हैं, जो बिजनेसमैन हजरात हैं, वो उनका भी मिनिमम 5 ईयर्स ओवरऑल बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो किस तरीके से वैल्यूएट कर सकते हैं, उनके टैक्स रिटर्न से कर सकते हैं, उनके एंटीन से कर सकते हैं, और इनके बिज़नेस प्रोफाइल से किया जा सकता है, और एनी अदर बिज़नेस सर्टिफिकेट जो कि इशू करती है गवर्नमेंट, जहाँ पे हमें ये पता चल जाए कि जिनका बिज़नेस का जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल से ज़्यादा है, तो वो भाई अप्लाई कर सकते हैं। एजेस ऑफ को एप्लीकेंट, देखो वो तो मिनिमम 25 ईयर्स है, मैक्सिमम 60 ईयर्स है। अच्छा, इधर बात जो समझने की वो ये है कि जी एट द टाइम ऑफ मेचोरिटी 60 ईयर्स हो। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई पार्टिसिपेंट है जिसकी जो उम्र है वो 50 साल है, तो वो इसका मतलब ये है तो 50 साल, वो एलिजिबल तो है, अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम फाइनेंसिंग टेन्योर होगी वो मैक्सिमम 10 सालों के लिए ले सकता है, क्योंकि इनके पास सिर्फ 10 साल बचे हैं 60 साल के अंदर।
तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। 2 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएँगी चीज़ें। अगर 2 एप्लीकेंट्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, अगर ए की उम्र जो है वो 30 साल है, बी की उम्र 40 इयर्स है, तो इस केस के अंदर बैंक जो कंसिडर करेगा वो बी की एज को कंसिडर करेगा। ठीक है? आपकी फाइनेंसिंग की ड्यूरेशन के लिए बैंक जो है उस एप्लीकेंट को कंसिडर करेगा जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, और उसकी एज से 60 ईयर्स तक वो काउंट करके आपको मैक्सिमम टेन्योर असाइन कर देगा। लेट्स सपोज़ इस एग्ज़ाम्पल के अंदर मैक्सिमम जो एज हैगी वो मिस्टर बी की है 40 साल, और इनको 60 साल में 20 साल कम है, तो ये 60 ईयर्स के लिए फाइनेंसिंग, मतलब 20 ईयर्स के लिए फाइनेंसिंग ले सकते हैं। क्योंकि इसमें एक पार्टिसिपेंट जो कि बी, उसको 20 साल के बाद 60 ईयर्स हो जाएंगे, तो ये मैक्सिमम 20 साल तक की फाइनेंसिंग ले सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में मैंने बताया कि जी ए की एज वही 30 है, लेकिन बी की एज जो है 50 ईयर्स है, तो मतलब इसमें मैक्सिमम एज जो है वो बी की है, और जो मैक्सिमम फाइनेंसिंग होगी वो इनको 10 साल के लिए दी जा सकती है खाली, क्योंकि 50 साल सबसे ज़्यादा एज है, और हमारी जो क्राइटेरिया एट द टाइम ऑफ मेचोरिटी 60 ईयर्स होनी चाहिए, तो इसमें खाली 10 साल का फ़र्क है, तो सिर्फ 10 साल के लिए फाइनेंसिंग दे सकते हैं। मिनिमम फाइनेंसिंग है ही 10 साल से शुरू। तो उम्मीद ये समझ में आ गया होगा आपको कि जी मिनिमम 25 ईयर्स, मैक्सिमम 6 ईयर्स। और एक्चुअली ये सिनेरियो उन लोगों के लिए है जो एक से ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं, अप्लाई कर रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के लिए। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, और अगर लेट्स सपोज 3 हैं, 4 हैं, उसमें मैक्सिमम एज बैंक निकालेगा, मैक्सिमम एज जिसकी होगी उससे काउंट करेगा जी आपकी मैक्सिमम फाइनेंसिंग कितनी हो सकती है। अच्छा जी, प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया ये थोड़ा सा टफ है और समझने की बात है। प्रॉपर्टी, हर वो प्रॉपर्टी जो कि लीज़ है, आप उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी का होना चाहिए। ठीक है, रेडीमेड प्रॉपर्टी ले रहे हैं लाइक हाउसेस, फ्लैट्स, यूनिट्स, कुछ भी आप ले रहे हैं अपार्टमेंट्स, वो आप खाली बाय या परचेज़ कर सकते हैं बिल्डर से। ठीक है, मतलब अच्छा, और उस प्रॉपर्टी के तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद होने चाहिए। न्यू ब्रांड प्रॉपर्टी के ऊपर ही आपको ये लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस दिया जा सकता है। ठीक है, अब न्यू प्रॉपर्टी का मतलब ही यही है कि आप किसी XYZ से नहीं ले रहे होंगे, आप डायरेक्टली ये बिल्डर से ले रहे होंगे, और बिल्डर या उस बिल्डर एंड डेवलपर के पास तमाम लीजिटिमेट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो एक प्रॉपर्टी के होते हैं, लाइक उसका लीज़ होना चाहिए, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। और लीज़ प्लॉट्स भी इस लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर आप लोग ख़रीद सकते हैं। 4-5 मेजर क्वेश्चंस हैं, ये भी मुझे बहुत पूछे गए हैं कि जी इस कंस्ट्रक्शन अलाउड फॉर मोर देन 250 यार्ड्स। एक्चुअली इस लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम में सबसे मैक्सिमम जो साइज़ है प्लॉट का वो है 250 यार्ड्स या 10 मरला या 1050 स्क्वायर फीट फ्लैट का फ्लैट। अब अगर किसी का एक साहब ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि यार मेरा एक प्लॉट है वो है 300 गज़ का, बट मैं 250 गज़ पे प्रॉपर्टी जो है मैं अपनी कंस्ट्रक्ट कराऊंगा, तो क्या मुझे उसके लिए बैंक फाइनेंस देगा लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के तहत? तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपके उस पूरे प्लॉट का कवर्ड एरिया जो है वो 250 गज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 250 गज़ के अंदर अंदर ही आपको वो फाइनेंसिंग की अमाउंट मिलेगी। ऐसा नहीं कि 300-400 गज़ का प्लॉट है और आप जो है सिर्फ 250 गज़ के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए फाइनेंसिंग ले रहे हैं। तो टोटल जो कवर्ड एरिया है उस प्लॉट का या प्रॉपर्टी का, वो या तो मिनिमम 125 गज़ या इससे कम हो सकता है, या मोर देन 125 गज़ होगा तो विद द मैक्सिमम कैप ऑफ 250 यार्ड्स या 250 गज़ तक की प्रॉपर्टी हो। अच्छा, वो मेरे भाई जिनका अकाउंट नहीं है किसी बैंक के अंदर, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो स्टेट बैंक ने या गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं, बट वेरी सून इसके लिए पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जा रही हैं। सो फार बैंक जो हैं अभी इस पॉलिसी को डिज़ाइन कर रहे हैं कि जी वो हज़रात किस तरीके से ले पाएंगे लोन को जिनका अकाउंट किसी बैंक में नहीं है, क्योंकि इनकम को गेज करने का बैंक के पास जो वाहिद तरीक़ेकार है वो या तो सैलरी स्लिप होती है या फिर सोर्स ऑफ इनकम उनका होता है, और थर्ड उनका जो होता है वो मेजर उनका अकाउंट होता है कि जी अकाउंट में कितनी सैलरी आती है और फिर किस हिसाब से वो इसको एक्सपेंस कर रहे होते हैं। तो देखें, लेट्स सी क्या होता है। अभी चूँकि मैंने आपको बताया कि इनोवेशनरी स्टेज के ऊपर है इस प्रोडक्ट को, तो अभी पॉलिसीज़ बन रही हैं काफ़ी सारे बैंक्स के अंदर। नेगेटिव प्रोफेशन इसके अंदर कोई भी नहीं है
कि जी कभी कभार जो बोरिंग स्कीम्स होती हैं या बैंक उन प्रोफेशंस को लैंडिंग नहीं करता जो कि नेगेटिव प्रोफेशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशन नेगेटिव है का मतलब ये कि जी स्मगलिंग या फिर कोई इस किस्म का काम जो कि गैर अखलाकी हो। नेगेटिव प्रोफेशन से इधर मतलब ये होता है कि जी अक्सर नॉर्मली बैंक जो होते हैं वो लॉयर्स, पुलिस, लीगल इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को लोन्स नहीं देते हैं। तो उसमें इस बात का कहने का मकसद यही है कि जी वो प्रोफेशंस क्या इसके अंदर एंटरटेन हो सकते हैं, तो जी बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव प्रोफेशंस नहीं है। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी कस्टमर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। हर वो पाकिस्तानी जिसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो वो इस लोन को अवेल कर सकता है। अच्छा, ये थोड़ी सी समझने की चीज़ है, तो मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जी इसकी जो प्राइसिंग है वो किस तरीके से आप को मालूम होगी। देखिए जी, अगर लेट सपोज़ आप कैटेगरी 2 में आते हैं जिसमें 125 गज़ का मकान है या फ्लैट है 850 स्क्वायर फिट का या 5 मरला का आपका जो है वो प्रॉपर्टी का साइज़ है, बट उसकी मैक्सिमम प्राइस जो है वो 35 लाख है, तो मैक्सिमम फाइनेंसिंग लिमिट आपको 30 लाख तक मिलेगी। ठीक है जी। और इसके अंदर ये है कि जी अगर आपका 125 गज़ का प्रॉपर्टी है लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 35 लाख नहीं है, वो 40 लाख है या 45 लाख है या 50 लाख है, तो इस पर प्राइसिंग जो लगेगी वो फिर टियर 3 की लगेगी। ठीक है। टियर 3 का मतलब ये है कि जी फर्स्ट 5 ईयर्स 7%, नेक्स्ट 5 ईयर्स 9% एंड देन 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स वो 1 ईयर का अबोर प्लस 4%। तो ये प्राइसिंग अप्लाई हो जाएगी। मतलब मैक्सिमम कैप अमाउंट का भी है कि अगर आप टियर 2 में जाते हैं, कैटेगरी 2 में जाते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम प्राइस ऑफ द यूनिट है 35 लाख रुपए। अगर आपका 125 गज़ की प्रॉपर्टी है या 850 स्क्वायर फीट का फ्लैट है या 5 मरले का आपकी प्रॉपर्टी का साइज़ है, बट उसकी मैक्सिमम प्राइस जो है 35 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो फाइनेंसिंग कैटेगरी 3 की लग जाएगी या टियर 3 की लग जाएगी। मतलब फर्स्ट 5 ईयर्स 7%, देन 9%, नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड देन एक्सीडिंग 10 ईयर्स आपका 1 ईयर का अबोव प्लस 4%। अगर आपकी 125 गज़ का ही मकान है, कैटेगरी 2 में फॉल करता है और उसकी जो मैक्सिमम प्राइस है वो 35 लाख या इससे कम है, तो फिर आपकी जो कैटेगरी 2 वाली प्राइसिंग है वही अप्लाई हो जाएगी। मतलब फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स 5%, नेक्स्ट 5 ईयर्स 7% और फिर ऑनवर्ड्स 10 ईयर्स आपका 1 ईयर का अबोव प्लस 4%। तो इसमें प्लॉट के साइज़ के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि मैक्सिमम प्राइस ऑफ द यूनिट क्या है। मतलब अगर मैक्सिमम प्राइस ऑफ द यूनिट आपकी प्रिस्क्राइब्ड प्राइस से ज़्यादा है कैटेगरी की, तो नेक्स्ट लेवल वाला जो प्राइसिंग होगी वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। जी, तो यकीनन आपको जो है आज की मेरी वीडियो समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी सारे सवालात के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। अगर आप फिर भी समझते हैं कि आप लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम के बारे में मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग के माइंड्स में या कुछ मज़ीद कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हैं मुझसे। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इनबॉक्स के अंदर, और अगर आप चाहें तो मेरा नंबर भी मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप उस पर भी मुझसे मालूम कर सकते हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए कि वॉचिंग माई चैनल एसी बैंकर्स, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।